नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत और आज फिर से हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस का यूनिट 8 यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री का एक नया पार्ट देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस कराया था, कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में हमने जाना था, कुछ एक्सप्रेशंस के डेरिवेटिव हमने निकाले थे और साथ ही साथ देखा था कि डिफरेंशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो किसी कर्व में कैसे रिलेटेड होता है उसके स्लोप से, और उसका यूज़ करते हुए हम कैसे अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे और अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग एक्सप्रेशंस को हमने उसमें उनके डेरिवेटिव निकालने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं केमिस्ट्री में और इन जनरल सारे साइंसेज में, यानी मैथ्स में कौन कौन से ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं डिफरेंशिएशन के बारे में जो कहीं ना कहीं बाकी जगहों पे अप्लाइड हो सकती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं। तो सबसे पहले उनमें से जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स और उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे रेसिप्रोसिटी रिलेशंस। तो ये चीज़ें शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें फिर से थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डिफरेंशिएशन हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है कोई y, तो उसका डेरिवेटिव डिफाइंड होता है dy/dx। और वो कैसे डिफाइंड होता है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इस तरह से हमने डेरिवेटिव को एक लिमिट के तौर पे हमने डिफाइन किया था और इसका यूज़ करते हुए हमने कुछ सिंपल एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ऑब्टेन भी किया था। और बाकी फंक्शंस का जिनको हमने इसका यूज़ करते हुए ऑब्टेन नहीं किया था उनके सीधे हमने डेरिवेटिव्स लिख लिए थे, जिसमें कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, लॉगरिथमिक फंक्शन थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, तो इस तरह, और साथ ही एल्जेब्रिक फंक्शंस भी थे। तो उन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि dy/dx क्या होता है और अलग अलग फंक्शंस के बारे में भी देखा था। आज अगर बात करें तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले पिछली क्लास में हमने देखा था y इक्वल टू एफ एक्स का जितना चीज़ें डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा था कि अगर y एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उसको x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। एफ एक्स dy/dx ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स dy/dx एफ एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह से एक और फंक्शन आता है जिसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर y एक फंक्शन है किसी और फंक्शन का, कुछ इस तरह से, यानी कि y एक फंक्शन है gx का और g किसका फंक्शन है x का। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर कोई फंक्शन इस तरह का लिखा हो sin x क्यूब, ठीक है। अब हमारा कोई भी फंक्शन है y, वो है तो साइन का फंक्शन, और साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो भी किसका फंक्शन है? वो किसी और का फंक्शन है, वो x का फंक्शन है। तो एक तरह से दो तरह के हमारे फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कंपोजिट फंक्शंस बोल देते हैं। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कुछ एक ऐसी चीज़, ट्रिक करना पड़ता है जिससे कि हमें इसका डेरिवेटिव निकल जाए। इन जनरल अगर सिर्फ ये y इक्वल टू साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन या उसका डेरिवेटिव क्या होता? dy/dx विल बी इक्वल टू cos x। लेकिन इसका dy/dx क्या होगा वो हम देखते हैं एक फॉर्मूला। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं? dy/dx जो भी फंक्शन है उसको पहले हम gx के रेस्पेक्ट में, यानी gx को एक सिंपल वेरिएबल मानते हुए, एक सिंगल वेरिएबल मानते हुए उसके रेस्पेक्ट में पहले f को हम उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि d/gx ऑफ f gx, मैंने पहले पूरे फंक्शन को f के टर्म्स में जो है उसे हम gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई dgx, यानी कि जो अंदर फंक्शन है उसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी d/dx ऑफ gx। अब ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम करके देखते हैं, वो काफ़ी सिंपल होता है। जैसे अगर इसका एप्लीकेशन हम करने की देखें, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो हमने देखा कि dy/dx इसके लिए इस फार्मूले की यूज़ करते हुए क्या होगा? वो होगा dy/gx, यानी कि इस बार हमें x क्यूब के रेस्पेक्ट में साइन x क्यूब को
डिफ्रेंशिएट करना है। यानी अगर gx को एक सिंपल सा फंक्शन मान लें, t मान लें, तो हमें sin t को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, cos t, यानी कि ये क्या हो जाएगा cos x क्यूब। तो ये वाला टर्म हो गया ये cos x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी जी एक्स अपॉन एक्स, यानी कि जो अंदर वाला फंक्शन है जिसे हम gx बोल सकते हैं। अब f कौन है, साइन, और g कौन है, x क्यूब। तो डी जी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 3x स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा कुछ इस तरह का, 3x स्क्वायर कॉस x क्यूब। तो सिंपली जो अंदर फंक्शन आया है उसका इफेक्ट क्या हुआ कि इसे बाहर इस तरह से हमें फंक्शन लेना पड़ा। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन है। यहाँ भी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उस एक्सपोनेंशियल के अंदर फंक्शन के अंदर भी क्या है, कोसाइन फंक्शन है, यानी ये भी f ऑफ जी एक्स वाला फॉर्म है। f कौन है, e है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और g कौन है, कोसाइन फंक्शन। तो फिर से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन जैसा दिख रहा है उसे पहले उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यानी कि e टू द पावर x का हमें पहले से डिफ्रेंशिएशन पता है कि e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर x। तो e टू द पावर cos x का डिफ्रेंशिएशन अगर gx यानी कि cos x के रिस्पेक्ट में करें तो वो भी क्या आएगा, e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या करते हैं, जो दूसरा gx है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो cos x को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन x। तो सिंपली हमें यहाँ पे माइनस साइन x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी फंक्शन दिखे उसे एज इट इज़, पहले जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसे सिंपल फंक्शन मानते हुए उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और बाद में उसी जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो या जो भी gx हो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ और हमें देखनी है, वो है डबल डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर पहला y इज इक्वल टू एफ एक्स है, हमने पहला डेरिवेटिव तो निकाल दिया डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर इसी फंक्शन, ये जो फंक्शन आया है इसका दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए x के रिस्पेक्ट में ही, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसका नोटेशन क्या होता है, इसको नोटेशन में इस तरह से लिखा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स, और डी एक्स मिला के इसको लिख दिया जाता है डी एक्स स्क्वायर। तो ऐसा नहीं है कि दो डी मिलकर डी स्क्वायर हुए हैं और वाई एक रह गया, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी होना, जो अगर उस तरह से देखें तो यहाँ भी डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसका नोटेशन है जो इस तरह से दिखाया जाता है। यानी डबल डिफरेंशिएशन को हम कैसे दिखाते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के तौर पर। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये कोई एक फंक्शन है। अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो हमें पता है कि अगर ऐसे एडिशन सम के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो इंडिविजुअली सबके अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और उनको भी वापस से सम कर देते हैं। यानी डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले अलग अलग फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू 2x यानी कि 6x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5। अब डबल डिफरेंशिएशन करने का मतलब कि जो फंक्शन आया है, जो रिजल्ट के तौर पे आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव के तौर पे आया है, उसी को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन जिसे हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, फिर से इसका डिफरेंशिएशन यानी 3 टू ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x प्लस 6 5 जो कि कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन यानी उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है। तो इस तरह से हमें डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों ही मिल गए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y प्राइम, और इसे y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं। हमने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स को हम y प्राइम भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, या इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस x, और इसे हम लिख सकते हैं y प्राइम।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने रिकैप के तौर पे पढ़ाई हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक बार dy बाई dx का रिलेवेंस देखते हैं किसी भी कर्व को के स्लोप के बारे में जानकारी के से रिलेटेड। अगर मान लीजिए कोई भी कर्व है, ये कोई कर्व है xy एक्सिस पे, ये xy एक्सिस है और इस पे हमारा कोई कर्व है। अब सिंपली डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लीजिए कोई भी रैंडम हम x में डिफरेंस लाते हैं। सबसे पहले हमने मान लीजिए x को यहाँ पे ले लिया, हमने x को ले लिया यहाँ पे, ठीक है, x को यहाँ पे ले लिया और फिर हमने कुछ चेंज लाया और फिर कितने का चेंज लाया, डेल्टा x का। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब इसमें हमें y के चेंज को ऑब्जर्व करना है। तो अगर x पे देखा जाए तो ये x पे y कितना है, इतना है, और x प्लस डेल्टा x पे y कितना है, इतना है। तो अगर x प्लस डेल्टा x में इतना चेंज आया है तो y में कितना चेंज आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये चेंज आया है इतना बड़ा। अभी देखा बस हमने कि अगर इस पीरियड में देखा जाए या इस इंटरवल में देखा जाए तो x में इतना डिफरेंस आया है और y में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। क्या ये डिफरेंस हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसी तरह का मैग्नीट्यूड रहेगा? तो ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा हम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा डेरिवेटिव है इस इंटरवल में। तो एक तरह से हमने क्या देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, अभी हम इसे डेरिवेटिव नहीं बोलते क्योंकि डेरिवेटिव तब बोलते हैं हम जब डेल्टा x जीरो का उसका लिमिट क्या हो जाता है, टेंड्स टू जीरो, यानी कि वो जब डेल्टा x इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो तब हम उसे dy बाई dx बोलते हैं। अभी हम क्या बोलेंगे, इसे डेल्टा y बाई डेल x। तो डेल्टा y हमारा इतना बड़ा है और डेल्टा x कितना है, इतना छोटा है। लेकिन अगर ये इतना ही डेल्टा x कहीं और लें तो हो सकता है कि इतना चेंज ना है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे x लिया होता और उतना ही डिफरेंस पे हमने देखा होता यहाँ पे, तो यहाँ पे y इतना है और यहाँ पे y इतना है, तो कुल मिला के y में चेंज कितना आया है, इतना ही आया है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेल्टा y है, डेल्टा x हमने सेम रखा है लेकिन डेल्टा y इस बार छोटा आया है, इसे हम डेल्टा y1 बोल सकते हैं। तो डेल्टा y1 जो ओरिजिनल डेल्टा y था उससे काफ़ी छोटा है। यानी कर्व में अलग अलग जगह अलग अलग चेंजेस आते हैं y की वैल्यू में। अगर एक बात की जाए कि चेंज को कैसे रिलेट किया जाए, तो चेंज को रिलेट करने का एक तरीका है कि हमारा कर्व जो है वो कितना ज़्यादा चेंज दिखा रहा है y में। अगर वो अचानक से y की तरफ बढ़ रहा है तो हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू भी बहुत जल्दी बढ़ेगी। यानी जितना स्लोप स्टीप होगा उतना ही ज़्यादा y में चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप बड़ा होगा। इस चेंज को ही हम कैसे दिखा देते हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे चेंज, अगर इसी x को हम डेल्टा x को टेंड्स टू जीरो कर दें तो फिर हमें किसी भी पॉइंट पे उसका जो डेरिवेटिव होगा यानी dy बाई dx उसको हम कैसे रिलेट कर देते हैं, वहाँ के स्लोप से, क्योंकि स्लोप ही बताता है कि कर्व कितनी तेज़ी से या कितने धीमे से अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है। यानी x के रिस्पेक्ट में y अपनी वैल्यूज़ किस तरह से अटेन कर रहा है, किस तरह से नई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वो अटेन कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना है उसका डेरिवेटिव, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक पास करती हुई टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पे ले लें तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और उसका स्लोप। तो ऐसे कई तरह के पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें जहाँ पे, तो जब पॉइंट्स कुछ इस तरह का हो कि टेंजेंट ऐसा बनेगा तो हम देखेंगे कि इसका थीटा यानी इसका टैन थीटा टेंजेंट वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि अगर कर्व इस तरह का कुछ है जहाँ पे टेंजेंट कुछ इस तरह से बन रहा हो, यानी कि ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा। लेकिन जब भी कर्व अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँचेगा तो वहाँ टेंजेंट कुछ इस तरह का बनेगा। वैसे ही मिनिमम पोजीशन पे जहाँ बनेगा वहाँ भी टेंजेंट कुछ इस तरह का बनेगा। टेंजेंट यानी कि इस बार एंगल कितना है, 0 है, और tan 0 क्या होता है, 0। यानी कि जहाँ भी सबसे मिनिमम पोजीशन आएगी और सबसे मैक्सिमम पोजीशन आएगी वहाँ पे उस कर्वेचर का या कर्व का स्लोप भी 0 होगा, यानी कि उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा को पहले डिफाइन करते हैं। किसी भी कर्व, गिवन कर्व में कोई गिवन कर्व है, इसमें जितने भी ऐसे लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मैक्सिमा, और जो मिनिमम पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मिनिमा। यानी कि इन्हें हम एक्सट्रीमम इन जनरल क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमम। और मैथ्स की लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने कुछ x इज इक्वल टू ए ले रखा है, तो a से छोटा वैल्यू अगर लें, माने कि a माइनस डी एक्स और a प्लस डी एक्स,
और दोनों जगह करस्पॉन्डिंग हम क्या y की वैल्यूज़ निकालें, y1 और y2। तो y1 और y2 हमेशा जो यहाँ पे y की वैल्यू होगी उससे क्या होगी, कम होगी। जैसे ये मैक्सिमा तभी कहलाएगा जब y की वैल्यू इस पॉइंट पे इसके अगल वाले, इसके इधर वाले पॉइंट और इसके इधर वाले पॉइंट दोनों से ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा या लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। इसे हम बोलेंगे मैक्सिमा। वैसे ही यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा इस वैल्यू और इस वैल्यू जो उसके सबसे नियरेस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो y की वैल्यू है उससे भी कम होगी, तभी ये क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जहाँ पे अपना कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट से गुजरता है या अपने मिनिमम पॉइंट से गुजरता है, अब इसे ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 तरह के मैक्सिमा हैं। या आगे अगर कर्वेचर आगे जा रहा होगा तो और भी मिल सकते हैं, हमने यहीं पे अभी इसे कंटेन कर दिया है। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के मैक्सिमा दिख रहे हैं। अब इसमें से सबसे बड़ा मैक्सिमा कौन है, ये है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा। बाकी सब क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो ये भी एक तरह का लोकल मैक्सिमा है, लेकिन कुल लोकल मैक्सिमा जितने भी मैक्सिमा हैं उनमें से ये सबसे बड़ा है, तो इसे हम नाम दे देते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। उसी तरह अगर ये एक मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, तो उन तीनों में से सबसे नीचे जो वैल्यू है वो इसकी है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल मिनिमा। मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा वो पॉइंट्स हैं किसी भी कर्व पे जहाँ पे उस कर्व का स्लोप 0 होता है, यानी कि वो अपने हाईएस्ट वैल्यू या फिर लोएस्ट वैल्यूज़ के आसपास पहुँच जाता है, यानी कि वहाँ पे कर्वेचर चेंज होता है। जो पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, स्लोप बना है, यहाँ 0 होगा और फिर यहाँ से पॉजिटिव स्लोप बनने पर इधर निगेटिव स्लोप था और यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ से फिर पॉजिटिव स्लोप बनने लगा। वैसे ही अगर इस पॉइंट के करीब आने की कोशिश करें तो पहले टेंजेंट ही ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, फिर 0 हुआ और फिर जाके निगेटिव स्लोप्स बनने लगे। तो जैसे जैसे मैक्सिमा को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, हमारे स्लोप क्या होंगे, वो तो पॉजिटिव हैं लेकिन 0 की तरह अप्रोच करेंगे, और जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और फिर उसकी थीटा जैसे भी टेंजेंट का एंगल बनेगा उसके हिसाब से उसका स्लोप भी बदलते जाएगा। तो हमने ये देखा कि किसी कर्व में 2 तरह के पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और इन पॉइंट्स को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे उस कर्व का स्लोप 0 होगा, यानी कि वहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और उसका स्लोप भी 0 होगा, और वहीं पे कर्वेचर चेंज होगा, यानी कि tan थीटा यानी स्लोप अपना साइन भी चेंज करेगा। यानी अगर कोई मैक्सिमा है तो जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव होगा और जस्ट उसके बाद नेगेटिव होगा। वैसे ही अगर मिनिमा है तो जस्ट उससे पहले स्लोप नेगेटिव होगा और जस्ट उसके बाद स्लोप उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे सभी पॉइंट्स जिनको हम अब बोल सकते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट्स, इनके लिए किसी भी फंक्शन के लिए dy/dx क्या होता है, 0 होता है। यानी dy/dx बराबर 0 ही हमें क्या दिलाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स। साथ ही अब डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमें जो पॉइंट्स मिले हैं जो जिन पे dy/dx 0 है, क्या वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो ये जानने के लिए हमें एक और टेस्ट करना पड़ता है। तो पहले dy/dx जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कर्व है sin x, y = sin x, इसका कर्व अगर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह का कर्व बनता है। देखें तो ये एक तरह से मैक्सिमा पॉइंट्स हैं और ये इसके मिनिमा पॉइंट्स हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू उसकी होती है 1 और यहाँ पे वैल्यू होती है -1। ये वैल्यू होती है 90 डिग्री और ये होती है 180, ये 270, ये 360। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर dy/dx अगर इसके हमें मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स को लोकेट करना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव होता है dy/dx = cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसको हमें क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है 0 से, यानी वो सारे पॉइंट्स जहाँ cos x 0 होगा वहीं इस कर्व के मैक्सिमा और मिनिमा लाई करेंगे। और cos x 0 कब होता है, सबसे पहला पॉइंट जब cos x 0 होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी कि x = 90 डिग्री एक ऑप्शन है हमारे पास। 90 डिग्री पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, साथ ही 270 डिग्री पे भी आएगा। तो इस तरह से ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे इसमें हम ऐड करते जाएं 180, तो ये और हमें मिल जाएगा 360 + 90, यानी कि हमें मिल जाएगा 450 डिग्री। ऐसे एंगल्स तो ये देख सकते हैं हम, 90 डिग्री पे हमें मैक्सिमा मिला है
270 पे हमें मिनिमा मिला है, साथ ही 450 डिग्री पे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, एक मैक्सिमा मिल जाएगा, और फिर से 180 डिग्री और ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हमें मिनिमा मिल जाएगा। यानी कि इसके मैक्सिमा और मिनिमा हमें कैसे मिल गए, सिंपली इसका हमने सिंगल एक डेरिवेटिव निकाला, उसे जीरो से इक्वेट कर दिया। लेकिन इन पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आए 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि जो पॉइंट्स आए हैं वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये तो बता रहा है कि या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं कि कौन सा 90 वाला मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा। वैसे ऑब्जर्वेशन से हमें पता है कि 90 पे वो मैक्सिमा है, तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है इस फंक्शन के डबल डिफरेंशिएशन के टेस्ट से। और डबल डिफरेंशिएशन को हमने अभी देखा कि वो क्या होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाएगी, यानी कि जो फंक्शन आया है पहला डेरिवेटिव, उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसका साइन देखेंगे। यानी कि अगर इसका साइन, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, अगर ये निगेटिव आ रहा है किसी पॉइंट पे, जैसे हमें वैल्यूज़ तो मिल गई, dy/dx को जीरो किया तो हमें वो सारी वैल्यूज़ मिल गई जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा है, जैसे यहाँ पे मिल गए। तो ये 3 पॉइंट्स मान लीजिए इस रेंज में मिले हैं, यहाँ तक हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं। अब ये 3 पॉइंट्स में कुछ मैक्सिमा है, कुछ मिनिमा है। ये पता करने के लिए हमें करना पड़ता है डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट, और वो ये कहता है कि डबल डिफरेंशिएशन यानी डबल डेरिवेटिव अगर उसी फंक्शन का निगेटिव आ रहा है उस पॉइंट पे, यानी कि अगर 90 पे निगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमा कहलाएगा, अगर 270 पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो हो जाएगा मिनिमा। यानी कि जब निगेटिव है तो वो क्या होगा, मैक्सिमा, और ये जब पॉजिटिव है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा। फिर से हम उसी एग्जांपल पे आते हैं, dy/dx से cos x। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos x का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो होता है माइनस साइन x। अब वो सारे 3 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं उनकी वैल्यूज हम वहाँ रखने की कोशिश करते हैं। 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और माइनस साइन पहले से है ही तो ये आ जाएगा -1। फिर से 270 डिग्री के लिए साइन x कितना होता है, साइन x होता है 270 डिग्री पे -1, और माइनस साइन एक और लगा हुआ है तो वो आ जाएगा +1। यानी कि -1 आते ही हमें पता चल गया कि 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग -1 है, और ये चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव पे हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही 270 डिग्री पे हमें वैल्यू मिली है डबल डेरिवेटिव की +1, और +1 क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग हमेशा हमें कर्व का कौन सा पॉइंट मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, और हमें यहाँ पे ये देख भी सकते हैं। साथ ही 450 डिग्री के लिए साइन फिर से क्या हो जाता है, +1, 360 + 90 के टर्म्स में लिखेंगे वो हो जाएगा +1, माइनस साइन पहले से है तो वह आ जाएगा ओवरऑल -1, उसका डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो फिर से हमें मैक्सिमम मिल गया, जो हमें यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह से पूरे अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को, तो हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद कुछ वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स के वैल्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट अपने मिनिमा और मैक्सिमा को अटेन कर रहा है। ये बताने के लिए कि उनमें कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा, हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट, और डबल डेरिवेटिव जो होगा उस फंक्शन का, वो अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट पे हमारा कर्व जो होगा अपने मिनिमा पे पहुँचेगा। अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो उस पॉइंट पे हमारा कर्व मैक्सिमा पे पहुंचेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, यानी कि अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो है और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो है, तब हम कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उसके बाद हमें कुछ एडवांस कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो हमारे अभी स्कोप में नहीं है। तो हम बस इतनी बातें को याद रखेंगे कि हमें dy/dx को जीरो से इक्वेट करना है, पॉइंट्स गैदर करने हैं, और उन पॉइंट्स पे हमें डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे एक फंक्शन है y = x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ माइनस 10। अब ये एक फंक्शन है, कोई भी गिवन फंक्शन है, हमें बताना है कि इसमें कितने में मैक्सिमा और कितने में मिनिमा है, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, और उनको अलग अलग हमें क्या करना है, उनको उनकी आइडेंटिटीज़ बतानी है कि उनमें कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास एक जो गिवन फंक्शन है, पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दें। तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx विल बी इक्वल टू 5x⁴ माइनस ये x⁴n वाले फंक्शंस हैं, तो x⁴n वाले फंक्शंस के लिए y प्राइम क्या हो जाता है,
वाई प्राइम हो जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो हम यहाँ पे वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये आगे आएगा, ये हो जाएगा 20 एक्स टू द पावर 3 प्लस 15 एक्स की पावर 2, और यहाँ पे चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है। तो ये हमें पहला डेरिवेटिव मिल गया। अब इसे हमें क्या करना है, जीरो से इक्वेट कर देना है। जीरो से इक्वेट करने के बाद x की जितनी वैल्यूज़ मिलेंगी वही हमारी क्या हो जाएंगी, एक तरह से उनको क्रिटिकल वैल्यूज़ भी बोल दिया जाता है कई बार, कि वहाँ पे हमें या तो कर्व का मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो इसको जीरो से हमने इक्वेट कर दिया। अगर जीरो से इक्वेट कर दिया तो देखते हैं इसे सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इन सब में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, पहले वो उठा लेते हैं। देख सकते हैं कि 5 कॉमन है, तो हम 5 को कॉमन रख लेते हैं। और साथ ही देख सकते हैं कि x का मिनिमम यहाँ पे पावर जो है 2 है, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचे 5 है, 5 बचेगा नहीं। x टू द पावर 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बच जाएगा x टू द पावर 2 माइनस यहाँ पे 20 है तो ये 4, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे x प्लस चूँकि 5 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3, और एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कुछ नहीं बचेगा x के टर्म्स में। इसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा कुछ भी है a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो या तो a जीरो है या b जीरो है या दोनों जीरो हैं। क्योंकि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है तो ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, या तो a जीरो हो या b जीरो हो या दोनों ही जीरो हो। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू जीरो, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एक हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक एक्सट्रीमम पॉइंट मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू जीरो, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा क्या केस हो सकता है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाए, तो उसे देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इक्वल टू जीरो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो हमें क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो उधर कांस्टेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो -4 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसे ऐसा किया जा सकता है -3x माइनस एक्स प्लस 3, यानी कि -4x को कुछ इस तरह से लिखा जाए कि ये कोएफिशिएंट और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट के बराबर आ जाए, जो कि हो रहा है। और हमने -3 माइनस 1x, ये -4x है ही, यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, x माइनस 3 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ भी कॉमन ऐसा तो ले नहीं सकते, -1 कॉमन अगर ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा जाए तो ये x माइनस 3 एक तरह से कॉमन हो गया, तो ये है x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा -1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो केसेस में फिर से a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 हो गए, यानी कि x इज इक्वल टू 3 भी हमारा एक केस हो सकता है और x इज इक्वल टू 1 भी एक केस हो सकता है। तो कुल मिला के हमें 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जहाँ पे हमारा कर्व जो होता है, कर्व है उसका डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। यानी 3 पॉइंट्स हैं जहाँ मैक्सिमा और मिनिमा होने के चांसेस हैं, और वो कौन से हैं, x की वैल्यू 0, 1 और 3। तो ये 3 वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग अब हमें बताना है कि हमारा कर्व जो है वो क्या मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर देखा जाए इस फंक्शन को दूसरी बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो फिर क्या आएगा, ये आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जा रहा है x टू द पावर 4, तो ये आएगा x आगे 4 आगे आ जाएगा और x क्यूब बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव का एक एक्सप्रेशन आ गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। जैसे इसमें से कॉमन मैं 10 ले सकता हूँ और x ले सकता हूँ। जैसे 10 कॉमन दिख रहा था तो मैंने ले लिया, x भी एक कॉमन दिख रहा है तो वो ले लिया। यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जो जो वैल्यूज़ आई थी जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा है उन्हें हम पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा y डबल प्राइम यानी कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा। एक बार चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x 0 रखते ही यहाँ पे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो 0 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है। तो अब हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे चूंकि डबल डेरिवेटिव ना तो पॉजिटिव है ना या निगेटिव भी नहीं है, तो हम इस पर अब कमेंट कोई नहीं कर सकता। हम 1 पे देखते हैं। 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पे आएगी 10 इंटू 1
अंदर क्या हो जाएगा 2 - 6 + 3, ये कितना आ गया 10 × इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 आएगा, ये कुल मिला के -10 आ गया। यानी कि x = 1 पे y प्राइम क्या है, x = 1 पे y प्राइम क्या है, वो निगेटिव है, यानी कि <0 है। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्योंकि जब जब y प्राइम निगेटिव होता है उस टाइम हमारा कर्व क्या होता है, अपने मैक्सिमा वाले पोजीशन पे होता है, यानी मैक्सिमम कर्व पे होता है। वैसे ही 3 पे देख लेते हैं y प्राइम कितना होता है। तो 3 की वैल्यू फिर से हम कहाँ पुट करेंगे, अपने डबल डिफरेंशिएशन में, डबल डेरिवेटिव में। तो 10 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 3 3 = 9, 18 - 18 + 3, 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये 3 यहाँ पे 30, यानी ये कुल मिला के मिल गया हमें 90, जिसका साइन पॉजिटिव है। यानी कि y प्राइम हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कर्व क्या होगा, फिर मिनिमा होगा। यानी कि हमारे इस कर्व में एक मैक्सिमा और एक मिनिमा तो कंफर्म है। x = 0 पे हम कुछ अभी नहीं कह सकते हैं कमेंट, क्योंकि वहाँ पे डबल डेरिवेटिव ना तो पॉजिटिव आया है ना निगेटिव आया, वो 0 आ गया है। तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया, एक मैक्सिमा मिल गया x = 1 पे, और मिनिमा मिल गया x = 3 पे। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर यही है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, और फिर जो जो वैल्यूज़ आएंगी x की उनके करस्पॉन्डिंग, उन वैल्यूज़ पे फिर से हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना है। तो डबल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस सिंपली इतना करेंगे कि डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाल लिया, उसे सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ को हमें पुट कर देना है। अब बस साइन देख लेना है, हमें उसकी एग्जैक्ट नंबर्स पे भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ उसके साइन से मतलब है। साइन अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, साइन निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, बस ये बात ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म या पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में तब हम बात करते हैं जब हमारा कोई भी फंक्शन दो अलग अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारा कोई फंक्शन y = अभी तक हम x देख रहे थे, अगर ये x और z दोनों का फंक्शन है, माने हमारा जो फंक्शन y है वो x और z का फंक्शन है, तो फिर हम कैसे इसका डेरिवेटिव्स डिफाइन करेंगे। जब y सिर्फ x का फंक्शन था तब तो हम dy/dx डिफाइन कर दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल क्या था, सिर्फ x था, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो सिर्फ x था। लेकिन इस केस में z और x दोनों ही इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज आ जाएगा, यानी x में कुछ चेंज आएगा तो वो भी y को बदल देगा, z में भी चेंज आएगा तो उसको भी y में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि किसी एक फंक्शन के यानी किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और दूसरे को कांस्टेंट मान लिया जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे और क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे z को। ये एक तरह से पार्शियल डेरिवेटिव हो गया y का विद रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z भी किया जा सकता है, यानी कि हम क्या करेंगे, y जो फंक्शन है उसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और x को कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। और उनको कैसे लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। अब दोनों के आगे ये सब स्क्रिप्ट में x और z लिखा है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है। ऐसे एक्सप्रेशंस हम केमिस्ट्री में भी काफ़ी बार देखेंगे, जैसे मैक्सवेल्स रिलेशंस में भी ऐसे 3 तरह के वेरिएबल्स होंगे और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में रिलेशंस देखेंगे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस भी हैं। तो इसे अब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि dy अगर सिंपली अगर y = fx होता है तो हम dy/dx को कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं। डेल्टा x टेंड्स टू 0, x में थोड़ा सा चेंज लाया और फिर उसे देख लिया कि कितना y में चेंज आया, वही तो है, ये डेल्टा y है, नीचे डेल्टा x है। डेल्टा y को हमने कैसे लिख दिया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, चूंकि x में उतना ही चेंज आया डेल्टा x का, और ओरिजिनली
वो पूरा कर्व कहाँ पे था या पूरा फंक्शन x पे था, तो वो हमने डिफरेंस देख लिया। अब इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हैं हम अपने पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। पहले तो इसका नोटेशन, ये एक नोटेशन हो सकता है। दूसरा नोटेशन इसका जो सबसे पॉपुलर नोटेशन है वो कुछ इस तरह का है। वहाँ पे d की जगह हम एक इस तरह का साइन बनाते हैं और जिसे हम बोल सकते हैं डेल। तो डेल y अपॉन डेल x, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम ये पार्शियल डेरिवेटिव है पहला, तो ये चीज़, और किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। यानी कि x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं उस फंक्शन में वो सारे कांस्टेंट मान लिए जाएंगे। अब इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसे डिफाइन किया जाएगा फिर से लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब हमें चेंज किसके रेस्पेक्ट में चेक करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन में हम सिर्फ x को चेंज करेंगे, z को हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है, तो z में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, f x प्लस डेल्टा x कॉमा z माइनस f ऑफ एक्स जेड। बिल्कुल इसके एनालॉगस ही हम ये काम कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ x ही था तो x में चेंज लिखा, यहाँ पे चूंकि दो वेरिएबल्स हैं x और z, लेकिन चेंज किसके रेस्पेक्ट में हमें स्टडी करना है, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में। तो हमने x की वैल्यू में क्या करा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, f x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा जेड माइनस ऑफ जो ओरिजिनल फंक्शन था f x z अपॉन डेल्टा x। जबकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 करेगा तो ये पूरा लिमिट हमें क्या दे देगा, पहला डेरिवेटिव यानी डेल y बाई डेल x। इसको थोड़ा सा और देखते हैं और दूसरे के लिए भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या होगा, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डेल y अपॉन डेल z। इससे भी क्या आप करेंगे, डिफाइन करेंगे लिमिट, इस बार डेल्टा z को चेंज, मतलब z को चेंज करेंगे तो डेल्टा z टेंड्स टू 0 होगा। और फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x तो वैसा का वैसा है क्योंकि x इस बार कांस्टेंट है। इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे z प्लस डेल्टा z, z प्लस डेल्टा z माइनस जो ओरिजिनल फंक्शन है f x कॉमा z, और नीचे क्या हो जाएगा इस बार डेल्टा z, क्योंकि डेल्टा z को ही हम क्या कर रहे हैं, इस बार 0 को टेंड करा रहे हैं। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव को तो डिफाइन कर दिया। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं और इनके रियल एप्लीकेशंस देखते हैं कि कैसे हम इसे ऑब्टेन करेंगे। जैसे अगर कोई फंक्शन है z, अब वहाँ पे हमने y लिया था, यहाँ z भी ले सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है। ये एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, साइन x इंटू वाई क्यूब। ये दो फंक्शन है, एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है, यानी z की डिपेंडेंसी x और y दोनों पे है। अब हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं। तो पहला डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी y को कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y को कांस्टेंट मान लिया तो ये y क्यूब भी कांस्टेंट है, तो इसे एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, k हो जाता था। मैंने जो कांस्टेंट होता है उसे ठीक ठीक बाहर वैसे ही निकाल सकते हैं। और साइन x का डिफरेंशिएशन बचेगा सिर्फ, उसे भी किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा cos x। तो हमने डिफाइन कर दिया डेल z अपॉन डेल x। वैसे ही डेल y अपॉन डेल z अपॉन डेल y भी डिफाइन किया जा सकता है। डेल z अपॉन डेल y क्या होगा, इस बार हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी y में चेंज होगा, x जो होगा यानी जो दूसरा वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी साइन x भी इस बार क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो कांस्टेंट को हम एज इट इज क्या लिख लेंगे, वैसा का वैसा लिख देंगे, और जो y का फंक्शन है उसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। y क्यूब का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल गए। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये हैं, जैसे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव होता है वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव्स भी फर्स्ट और सेकंड हो सकते हैं। यानी ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उससे हमें क्या मिल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाते हैं। यानी जैसे डबल डिफरेंशिएशन हो सकता है वैसे ही डबल पार्शियल डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो इसे हम फिर से अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो हम क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, इसे x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल z अपॉन डेल एक्स। यानी इस पूरे जो फंक्शन है उसको हम फिर से किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो हमने x के रिस्पेक्ट में इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस बार इसको डिनोट करेंगे डेल स्क्वायर z अपॉन नीचे जो चीज़ है उसको हम ऐसे लिख देंगे डेल एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका डबल डेरिवेटिव इस पार्शियल डेरिवेटिव का। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर
पार्शियल डेरिवेटिव। इसे अब हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये चीज जो x के रेस्पेक्ट में की गई है ये y के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है, यानी इसी फंक्शन को हम y के रेस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट कर सकते थे फिर से। यानी कि अगर हम इसे y के रेस्पेक्ट में करें, यानी डेल अपॉन डेल y ऑफ डेल z अपॉन डेल x, तो ये भी तो एक हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। पहले जब हम फर्स्ट एक ही एक्सप्रेशन पढ़ते थे, एक ही वेरिएबल में पढ़ते थे y का फंक्शन, तब उसके लिए ये दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स हैं, तो जो डबल डेरिवेटिव है यानी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो x के रेस्पेक्ट में भी लिया जा सकता है और y के रेस्पेक्ट में भी लिया जा सकता है। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल स्क्वायर z अपॉन, अब चूंकि ये अभी एक तरह का नहीं है, ये डेल एक्स था तो इसे डेल एक्स स्क्वायर लिख देते थे, यहाँ पे हमें सिंपली वैसे ही लिखना पड़ेगा डेल y और डेल x। वैसे ही डेल z अपॉन डेल y को y के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है डिफरेंशिएट फिर से, यानी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल y, और किस फंक्शन का, यही फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसे कैसे डिनोट करेंगे, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर। अब जैसे यहाँ किया वैसे इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में भी फिर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी डेल बाई डेल x डेल z अपॉन डेल y, ये भी काम किया जा सकता है। यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव इस बार x का रेस्पेक्ट में लिया गया और फर्स्ट डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लिया गया है, y के रेस्पेक्ट में लिया गया है। तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y। तो इस तरह से कुल मिला के हमने 4 डबल डेरिवेटिव्स डिफाइन किए पार्शियल डेरिवेटिव्स के, यानी कि 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन किए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, साथ ही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये 4 पार्शियल डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं सेकेंड ऑर्डर के, इनमें एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है और ये जो आया है, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी रिलेशन। तो रेसिप्रोसिटी रिलेशन देखते हैं अगली बार, रेसिप्रोसिटी रिलेशन। रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमारा z फंक्शन है x और y का, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा डेल अपॉन डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। यही क्या होता है, रेसिप्रोसिटी रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y ऑफ डेल z अपॉन डेल x। चीज़ें देखी जाए तो यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो x के रेस्पेक्ट में है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है और यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। यानी कि बस हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का और सेकंड डेरिवेटिव का। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में लिया, उसे बदल के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो ये जो इंटरचेंज हुआ है, पहले डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल को कांस्टेंट माना गया है और दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया गया, तो ये एक तरह से इंटरचेंज किया गया है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम डबल डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। हालांकि पहले डेरिवेटिव्स के लिए तो अलग होंगे, वो हमने अभी पिछली एग्जांपल में देखा था। हमने एक फंक्शन लिया था, उसका हमने डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाला था और डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला था, वो अलग अलग आया था। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव्स निकाले जाए कुछ इस तरह से और ये, तो ये दोनों ही बराबर होंगे। अब एक फंक्शन के लिए हम इसे चेक कर सकते हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है। अब इसके लिए वो दोनों एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये क्या हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, यानी y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा y, और x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, वैसे ही डेल z अपॉन डेल y, यानी y के रेस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन कीपिंग x कांस्टेंट, और x अगर कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, 2xy, और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, डेल अपॉन डेल वाई,
यानी कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आया है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट में। तो डेल अपॉन डेल y ऑफ डेल z अपॉन डेल x, यही तो लेना है। और इसी को हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। ये क्या आ जाएगा, ये इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी x को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो x कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे 2x। y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 ही आ जाएगा, क्योंकि वो y टू द पावर 1 है, तो ये आ गया 2x। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव हमने y के रेस्पेक्ट में लिया है, तो सेकंड डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, डेल x के रेस्पेक्ट में लेंगे, यानी x के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो इसे कैसे डिनोट किया जा सकता है, डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल z अपॉन डेल y। और इसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y। ये क्या आ जाएगा, इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में, सॉरी इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये आ जाएगा 2x। क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है, सेम है। तो यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x इज ऑलवेज इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y। और यही जो इक्वलिटी है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोसिटी रिलेशन। तो इसे हम अलग अलग फंक्शंस के लिए हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, और फिर हम अलग अलग एग्जांपल्स में इसे इस तरह से डिराइव कर सकते हैं इस रिलेशन को। इसे हम कई बार यूलर्स रेसिप्रोसिटी रिलेशंस भी बोल देते हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसे रिलेशंस कहीं ना कहीं आएंगे, जो हम आगे जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कई बार आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी आते हैं, और कई जगह और भी आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो उन्हें हम देखेंगे। और फिर उन्हें जैसे केमिकल पोटेंशियल्स के बारे में बात होगी तब भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। तो ये चीज़ें फिर से वापस आएंगी कहीं ना कहीं, तो ये इसी का रिकैप फिर से वहाँ करेंगे जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको ये चीज़ें समझ लेनी है कि क्या होती है। तो आज हमने कवर किया मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन और रेसिप्रोसिटी रिलेशन। तो ये 3 चीज़ें आज हमने कवर की। अब इसके साथ हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म होता है। आपका काम होगा कि अब अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करें, इन पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो बुक्स में दे रखी हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, उन्हें आप सॉल्व करते रहिए। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए वापस उस वीडियो पे जाइए, वहाँ उस कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसा प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे सॉल्व करें। मैं कोशिश करूँगा कि उनके सॉल्यूशंस वहीं पे आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो अभी के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म हो चुका है, अगले क्लास में इंटीग्रेशन। और कोई भी कमेंट, क्वेरी, सजेशन, एडवाइस या फिर कोई करेक्शन हो जो इस पूरे टॉपिक में किसी भी, तो आप बस सिंपली टाइम वहाँ पे डाल दीजिए कि किस टाइम पे, उस वीडियो के किस टाइम पे आपको करेक्शन आपको चाहिए। तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करोगे तो फिर हम देख लेंगे कि वहाँ पे क्या गलती हुई है, या फिर क्या वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इतने पॉइंट पे क्या चीज़ समझाई जा रही है, तो उसे मैं फिर से कोशिश करूँगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकता हूँ अगर आपने पहले कमेंट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस तरह से 2 वे कम्युनिकेशन भी रहेगा, जब आप कमेंट करेंगे और मैं उनके रिप्लाईज लिखूँगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।